हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग नॉनिथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। बीच में तभी थोड़ी सही नहीं थी, इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। ठीक है, तो काफ़ी गैप के बाद फिर स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं उनको बताता चलूँ कि नॉनिथ के काफ़ी क्वेश्चन हमने कराया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन होगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया है, आप चेक कर सकते हो वीडियो, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चैलेंजिंग क्वेश्चन भी मैंने कराया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल से आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नए अपडेट वहाँ पे हम लोग देते रहते हैं जो भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आपको चैनल को जो नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होता है वो भी दबाना है आपको, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन मिलता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मालूम है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, तो इसको सॉल्व करना अपने को। देखो सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी के अंदर सेग एक्स वाई और बीसी, एक्स वाई पैरेलल है किसके, साइड बीसी के पैरेलल है। ठीक है, सेग एक्स वाई साइड बीसी के, एक्स वाई किधर है, देखो यहाँ पे एक्स वाई है, और बीसी कहाँ है, यहाँ पे बीसी है, इसके पैरेलल है। इतना बात समझ में आ गया। और m और n क्या है, मिड पॉइंट किसके हैं, ए वाई के और ए सी के। यानी कि m का मिड पॉइंट क्या है ना, m किसका मिड पॉइंट है, ए वाई का। तो m क्या है, यहाँ पे m है, दिख रहा है आपको। ये किसका मिड पॉइंट है, ए वाई का। ठीक है, तो ए वाई का मिड पॉइंट क्या है, m है। इतना क्लियर हो गया। अब इसी तरह आगे बोल रहा है, आगे बता रहा है कि भाई जो है ए सी का, जो ए सी है इसका मिड पॉइंट क्या है, n है। तो ये जो ए सी है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मिड पॉइंट का n। मिड पॉइंट का मतलब है कि वो 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ये बात क्लियर हो गया आपको। आगे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बेसिक दिया हुआ आपको, और आगे बोला कि भाई हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो है ए एक्स एम सिमिलर है ट्राइंगल ए बी एन के। ट्राइंगल जो ए एक्स एम है, ए एक्स एम दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ट्राइंगल ए एक्स एम बता देता हूँ मैं कहाँ पे। तो फिगर के हिसाब से आप देखोगे तो ट्राइंगल जो ए एक्स एम इधर है आपका, ये आपका ए एक्स एम है। और किसके पैरेलल बताने का है, तो पैरेलल बताने का ए बी एन के। तो ए बी एन कहाँ है, तो ए बी एन को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया आपका ए बी एन। ठीक है, तो ये ए बी एन है पूरा, जो पिंक वाला कलर है वो ए बी एन है। तो ये दोनों, ये छोटा वाला ग्रीन वाला, ये बड़ा वाला, इसके पैरेलल बताने का आपको ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, समझ में आया आपको, है ना। ये दोनों ट्राइंगल को पैरेलल बताने का। अब देखो किसी भी दो ट्राइंगल को पैरेलल बताने का आसान तरीका, पैरेलल क्या, सिमिलर बताने का, सॉरी, दोनों को सिमिलर बताने का। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए क्या करने का, अमूमन हमको क्या रहता है, एक एंगल, दो एंगल को क्या करने का, कोऑर्डिनेट बता दो। अगर दो एंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, वो ले लिया, और वो हो जाता है तो हम एंगल टेस्ट के बेस पे बोल देते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंडीशन देखो, तो यहाँ पे एक एंगल कॉमन मिल रहा है मगर उसके अलावा कोई दूसरा एंगल कॉमन नहीं मिल रहा है, और करस्पॉन्डिंग में भी नहीं मिल रहा। करस्पॉन्डिंग एंगल रहता तब रहता जब दो लाइन पैरेलल बोलता। अगर बोलते हैं एक्स एम पैरेलल है बी एन के, तो हम लोग बोल सकते थे कि जो एंगल एक्स है और एंगल बी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ना, क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल है। बट ऐसा भी कुछ दिया नहीं है, पैरेलल दिया है बट क्या दिया है, एक्स एम कौन सा दिया है, देखो यहाँ पे एक्स वाई दे दिया है। कौन सा लाइन दे दिया है, एक्स वाई, जो येलो कलर का बता रहा हूँ, एक्स वाई दिया है, बी सी के साथ पैरेलल दिया है। अगर एक्स वाई बी सी के साथ पैरेलल दिया है तो फिर इससे तो कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अगर ये वाला ट्राइंगल में रहता तो हम लोग बोल सकते तो अपने को काम आता, बट यहाँ पे पूरे ट्राइंगल का दे दिया तो यहाँ पे इसका क्यों यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन को करते हैं, कैसे समझते हैं। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझने वाली बात है कि ये दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर है, और जैसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर बता दोगे तो हमको मालूम है दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, है ना, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सएम और बी एन। एक्सएम का है, ये देखो एक्सएम है, और बी एन, इसको भी आप पैरेलल बता दोगे, इसको भी आप पैरेलल बता सकते हो। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वो कैसे होगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे पूरा तब मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ए बी सी में कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए एक्स वाई। तो कौन सा ट्राइंगल है, ए एक्स वाई देख रहे हो, ए एक्स वाई, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। ठीक है, छोटा वाला। दूसरा वाला ट्राइंगल क्या ले रहे हैं हम लोग, ए बी सी ले रहे हैं। ए बी सी कौन सा ट्राइंगल आप देख सकते हो, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो ए बी सी आपका, ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। समझ में आ गया आपको बच्चों।
कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए एक्स एम ए बी एन नहीं ले रहे हैं अभी, अभी क्या ले रहे हैं हम लोग, अभी ले रहे हैं ए एक्स वाई ले रहे हैं और ए बी सी पूरा ले रहे हैं। ये क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब ये दोनों ट्राइंगल के अंदर बात करें तो देखो ये जो एंगल है, एंगल ए एक्स वाई और एंगल ए बी सी, ए एक्स वाई यहाँ पे दिख रहा है एंगल ए एक्स वाई, और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये दिखा है एंगल ए बी सी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेक एक्स वाई और साइड बी सी, है ना, सेक एक्स वाई और साइड बी सी जो है पैरेलल है। अब दो लाइन, जो पैरेलल लाइन होता है उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। अब पढ़ चुके हैं छोटे क्लास में कि इस तरह से जो एंगल बनता है, ठीक है, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो ये एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, और वो ही एंगल क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो वही बेस पे, वही रीजन देकर हमने क्या बताया, एक्स वाई और बी सी जो है हमारा पैरेलल है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल का रीजन देके ये दोनों क्या हुआ, दोनों एंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं आगे, तो हम लोग को दिख रहा है एक्स ए वाई, छोटे वाले एंगल की बात करूं तो यहाँ पे एक्स ए वाई जो दिख रहा है आपको, ये एंगल एक्स ए वाई, ठीक है, यहाँ पे इस तरह बन रहा है एक्स ए वाई वो एंगल, और बड़ा वाला ए बी सी जो बन रहा है, सॉरी बी ए सी, ठीक है, ये बड़ा वाला बन रहा है। दोनों में जो ए वाला पार्ट है छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में, दोनों में ए वाला जो एंगल है वो कॉमन है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कॉमन एंगल का रीजन दे दिए। तो दोनों क्या हो गया, एक एंगल यहाँ से एक एंगल यहाँ से, दो एंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, ये रीजन देकर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर हो गया। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला जो दिख रहा है इसका नाम क्या है, ए एक्स वाई, और बड़ा वाला ए बी सी, ठीक है, ए एक्स वाई और ए बी सी। अब जाहिर सी बात आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, है ना, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, ये अपने को पता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन, देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल क्या आएगा, ए एक्स आएगा, बड़े वाले का क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है, ए एक्स अपॉन ए बी, तो ए एक्स अपॉन ए बी हो गया। फिर उसके बाद इस तरफ अगर हम लोग बात करें तो ए वाई अपॉन ए सी हो जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ तक लोगे ए वाई छोटे वाले ट्राइंगल का, फिर बड़े वाले ट्राइंगल का लोगे तो पूरा ले लोगे ए सी ले लिए, या फिर यहाँ से लेना रहता तो क्या लेते, एक्स ले लेते, ए बी ले लिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखना है तो ए एक्स ए बी हो गया। फिर उसके बाद ए वाई लेना है, पहला और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट ए वाई, तो ए सी ले लो। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे, ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिए। अब उसके बाद बच्चों पॉइंट्स एम और एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ सेक ए वाई और सेक ए सी रिस्पेक्टिवली। पॉइंट ए एम जो है, ए वाई का जो पॉइंट एम था, ये पॉइंट एम जो था उसका क्या था, मिड पॉइंट हमने सीखा था, ठीक है। और हमको मालूम है कि एन वाला पॉइंट, ये जो एन है ये किसका मिड पॉइंट था, ये ए सी का मिड पॉइंट है, ये भी हमको पता है, ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये ए वाई जो है, जो ए वाई दिख रहा है आपको यहाँ पे ए वाई, देखो ये जो ए वाई है ये किससे बना हुआ है, ए एम, और जो ए वाई है पूरा का पूरा किससे बना, ए एम प्लस एम वाई से बना है। जो दिख रहा है आपको ए वाई पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाई है, तो ए वाई किससे बना है, ए एम प्लस एम वाई से बना है। तो हम लोग ए वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ए एम प्लस एम वाई, यानी दोनों इक्वल है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करा ना एम पॉइंट, तो ए एम प्लस एम वाई। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो दो ए एम किसके बराबर है, दो ए वाई के बराबर है, सॉरी दो एम किसके बराबर है, ए वाई के बराबर है। तो यही लिया हमने यहाँ पे कि जो दो ए एम किसके बराबर, ए वाई के, ठीक है, यानी ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ए एम को डबल करोगे तो किसके बराबर होगा, ए वाई के बराबर होगा। फिर ए सी, इसी तरह ए सी की बात करते हैं, ए सी कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी है, और एन क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी दो एन मिलकर क्या बनेगा, एक ए सी बनेगा, है ना। एन क्या कर रहा है, ये एन क्या कर रहा है, ए सी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दो एन मिलकर एक ए सी बनेगा। तो यहाँ पे भी वही बताया, दो ए एन मिल के क्या करेंगे, एक ए सी बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया आपको। फिर इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ए वाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ए वाई था, तो ए वाई के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं। बात समझ में आया, ए वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2m, तो यहाँ पे हमने 2m लिख दिया ए वाई की जगह पे। फिर उसके बाद इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो ए सी जो है, ए सी कितना है, ए सी किसके बराबर है, ए सी इक्वल है 2an के, है ना। तो ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 2n लिख दिया। अब देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ए एम अपॉन ए एन आ गया हमारा। तो ये क्या मिलकर आया हमारा, ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू हो गया ए एम अपॉन ए एन आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरे वाले ट्राइंगल में आना है जो आपको प्रूफ करना है। कौन सा ट्राइंगल था, AXM और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो आपको प्रूफ करना था ABN। इस ट्राइंगल में आ जाओ। अब जो प्रूफ करना तो उसमें आ जाओ। तो यहाँ पे AXM लिखो और इन ट्राइंगल ABN ये लिख दिया हमने। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये देखो AX अपॉन AB और AM अपॉन AN 3, तो फ्रॉम 3 करके यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद जो साइड प्रोपोर्शन थे वैसे साइड प्रोपोर्शन में तो हमने लिख दिया, है ना। अब इसके बाद क्या लिखोगे, XAM जो A है देखो दोनों में कॉमन है, छोटे वाला ट्राइंगल जो है XAM यहाँ पे बन गया और बड़ा वाला ट्राइंगल में क्या है BAN इसमें। तो जो हमारा ये एंगल था ये कॉमन हो गया, कॉमन एंगल, ठीक है। तो यहाँ से दो साइड मिल गया, आपको समझ में आ रहा है, और यहाँ से एक एंगल। तो साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पर सिमिलरिटी के दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इतना क्लियर हो गया। यही प्रूफ करना था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर बताना था, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। फिर आगे अब देखो AXM और ABN है ना, ये क्या होगा, ये एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। AXM कहाँ, AXM दिख रहा है आपको, एंगल AXM और ABN दोनों क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ, है ना, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये पता है अपने को। तो इस बेस पे क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब अगर वो दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट जो है XM पैरेलल होगा सेगमेंट BN के। तो इसके ऊपर जो करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है ना, ये दोनों इक्वल हुए। ये इक्वल तभी होती है जब उस पर कब होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। तो ये रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो इसी बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल तभी ये पॉसिबल है कि एंगल X और एंगल B जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस का रीजन देकर हम लोग क्या बोल दिए कि ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें बोला है कि एंगल बाइसेक्टर का यूज़ करने बोला है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो एंगल बाइसेक्टर का बोल रहा है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस हो चुका है। इसलिए क्वेश्चन काम कर, ये क्वेश्चन सॉल्व करके कोई मतलब नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको लेना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके काम का क्वेश्चन है और आपके बुक का भी है, ठीक है, बाहर का क्वेश्चन नहीं है ये। अगर एक पॉइंट दिया है AB आर गिवन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स, क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट AB। एक सेगमेंट AB है जिसको कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स पर डिवाइड कर रहा है, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कंसीडर दैट पॉइंट्स A, है ना, एक पॉइंट से ले लेते हैं। पहले मैं फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझेगा। मान के चलो यहाँ पे एक फिगर मैं बनाता हूँ इस तरह से, ये सेगमेंट बना दिया हमने, ठीक है। अब सेगमेंट हो गया। अब ये सेगमेंट के ऊपर ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कैसे 5 पार्ट में डिवाइड होगा, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 हो गया पूरा, यहाँ तक मान के चलिए ये 5 हो गया, चलिए ठीक है। ये 5 पॉइंट में डिवाइड हो गया। पहला वाला जो है AB नाम दिया है तो AB नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका A, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये A हो गया, ये B हो गया, है ना। बाकी भी नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे दे देता हूँ P, ये हो गया Q, ये R, ये S, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देता हूँ अपनी तरफ से। पहला जो कोऑर्डिनेट्स है AB का जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, A दिया है 20 और 20 दिया है। तो इसका जो है आप ले लो 20 और 10। फिर P कितना दिया आपको, और आखिर में क्या दिया है 20 और 20। B कितना दिया है 0 एंड 20 दिया है, 0 और 20 दिया है, 0 20 ले लिया हमने। और क्या क्या दिया सभी ले लो। P, है ना, इसको आप चाहो तो ले सकते हो, इसको ले लो x1, इसको ले लो आप y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो आप y2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेना, आप इसको आप ले सकते हो x और y ले लो, x1 y x2 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या ले लो, x3 ले लो, x3 y3,
आर वाला ले लो x4 आर वाला हमने ले लिया x4 y4 और s वाले को हमने ले लिया, मान के चलिए रेड कलर से है, पिंक ले लेता हूँ, चलो s वाले को ले लिया x5 y5, ठीक है। ये इस तरह से हमने 5 ले लिया, ठीक है। एक पॉइंट P लिया, Q लिया, R ले लिया, S ले लिया, B ले लिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है आप देख सकते हो, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 5 इक्वल पार्ट, एक पार्ट इधर, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। एक दिख रहा है आपको, ये पूरा हो गया आपका 5 पार्ट। सभी क्या इक्वल है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जहाँ जहाँ पॉइंट लिखा हूँ वो, ठीक है, ये पॉइंट मत लेना, ये गलती से हो गया, खैर वो मिटेगा भी नहीं अभी। चलो आगे देखते हैं। आप क्या करोगे, कंसीडर कर लो, कंसीडर पॉइंट्स, कंसीडर दैट पॉइंट्स ए, है ना। पॉइंट्स क्या क्या है, पी, पॉइंट्स क्या है, पी, पी क्यू आर, आर एंड एस। पॉइंट पी क्यू आर एंड एस जो है, ये जो पॉइंट है पॉइंट पी क्यू आर एस, ये क्या कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ए बी को, सेगमेंट ए बी है उसको डिवाइड कर रहे हैं। एस एंड आर एंड एस आर डिवाइड सेगमेंट, सेगमेंट का नाम क्या है, कौन सा सेगमेंट है, ए बी, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। कितने में, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, तो यहाँ लिख दो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। अब क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे करना है। आपने पहले पूरा पॉइंट ले लिया, हमने क्या लिया, क्या बोला था, ए बी एक सेगमेंट है, ए बी एक सेगमेंट लिया। अब फिगर बना लेना रफ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले आप फिगर बना लेना ताकि आपको आसानी से समझ में आए। फिर उसके बाद पॉइंट पी लिया, क्यू लिया, आर लिया, एस, कितने पार्ट में डिवाइड करना, 5। तो कितना पॉइंट लोगे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट लोगे तो 5 हिस्से में डिवाइड होगा, क्लियर। अब किसने पॉइंट है, तो हमने इसको स्टार्ट में इस तरह से लिखना है, ये हमने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। आप ये लिखने के बाद अब क्या लिखोगे, देखो ए पी जो है और पी बी, अगर मैं ए पी ले लेता हूँ, है ना, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे ए पी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, ठीक है। ए पी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, पी क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, और आर एस के और एस बी के, सब एक दूसरे के इक्वल होगा। जो जो टुकड़े बन रहे, जो पार्ट बन रहे छोटे छोटे, सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो उसके आगे लिख दो पी क्यू, फिर लिख दो क्यू आर, फिर लिख दो आर एस, फिर लास्ट में क्या बन गया, एस बी बन गया। ये आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे लिखना था। फिर उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ने का है, आपको ले लेने का ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी। अब मुझे बताओ ए पी तो यहाँ तक है, बट अगर मैं पी बी की बात करता हूँ तो पी बी कहाँ से बन रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ से लेकर, ये जो पी बी है यहाँ से लेकर स्टार्ट होता है और यहाँ ख़त्म होता है, तो पी बी यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। पी बी यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, तो कितने पार्ट से बनता है, देखो पी बी बन रहा है पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस बी से बन रहा है, ठीक है। यानी ये 4 चीज़ों से बन रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो। और सभी क्या होते हैं, इक्वल होते एक दूसरे के, ठीक है। तो या फिर हम लोग बोल सकते हैं, देखो ये सबसे बन रहा है, किससे बन रहा है, देखो यहाँ पे लिख दूँ ए पी पी क्यू, यहाँ पे लिख दिया हमने पी बी, और यहाँ पे ए पी किससे बन, पी बी का जगह लिखना पड़ेगा आपको, सॉरी, यहाँ पे लिख दिया हमने ए पी, और पी बी की जगह आप क्या लिखोगे, पी बी की जगह लिख दो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस बी। ये हो गया। जैसे मैंने बताया तब पी बी किससे बन रहा है, सबसे बन रहा है, इक्वल पार्ट से, सबको मिलाकर हमने बना दिया, उसके जगह पे लिख दिया। अब इसके आगे एक स्टेप और बढ़ो, ए पी। अब हमको मालूम है कि ये जो पी क्यू, क्यू आर, पी एस सब है, ये किसके बराबर है, इक्वल है, ए पी के इक्वल है। तो इस सभी की जगह हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, ये सभी के सभी किसके इक्वल है बच्चों, है ना, सभी के सभी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सब इक्वल है किसके, ए पी के। तो ये पूरा, है ना,
पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस बी, इसके जगह चारों की जगह क्या लिख सकते हो, ए पी लिख सकते हो। तो मैंने चारों की जगह, इसके जगह, इसके जगह, इसके जगह, इसके जगह, चारों की जगह क्या लिख दिया, ए पी लिख दिया। ठीक है, ये आपका ए पी हो गया, यहाँ साइन प्लस का है। तो आगे आप लिखो ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, तो कितनी बार आ गया ए पी, देखो 1 2 3 4, 4 बार आ गया। ए पी अपॉन 4 ए पी, देखो ए पी और ए पी दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये दोनों ए पी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1/4 बच गया। तो आपका ए पी अपॉन पी बी ये क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग बोलेंगे ए पी अपॉन पी बी जो है 1/4 आ गया, ये आपका रेशो बन गया। ठीक है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा जो है m और n का रेशो है, ये क्या बन गया, 1 और 4 का रेशो बन गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, m और n का रेशो ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जब रेशो आ गया और 2 पॉइंट बने हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखो बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। जब सेक्शन फार्मूला बच्चों लगाओगे, किसमें सेक्शन फार्मूला लगा रहे हो, एपी के लिए और पीबी के लिए लगा रहे हो। ठीक है, तो एपी और पीबी के लिए लगा रहे हो, बाय सेक्शन फार्मूला लगा रहे हो, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो आपको लिखना पड़ेगा उसके फार्मूला क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या मालूम करना है, एक्स कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो यानी कि आपको ये पार्ट मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखा हमने एक्स, ठीक है, ये हो गया एक्स। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, क्या फार्मूला होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह होता है फार्मूला, बस आपको वैल्यू पुट करना। आप फटाफट वैल्यू बताइए आप। देखिए m और x, ये x फाइंड करना है। m की वैल्यू तो दिया आपको, m और n कितना दिया, 1 और 4 है ना। m और n कितना दिया, 1 एंड 4। तो जहाँ जाए मैं वहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे n कितना है, 4 हो गया, n के प्लेस पे 4 हो गया। m और n 1 + 4, 1 + 4 हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। और x2 कितना है और x1 कितना है, देखो x2 अगर मैं बात करूँ, देखो x2 हमारे पास कितना है, 0, और x1 कितना है, 20, 0 × 20 हो गया। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे कितना था, x2 था, x2 0 लगा दिया, और x1 कितना लिया हमने, 20 लिया, तो यहाँ पे 20 हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ये दोनों प्लस कर दो, तो कितना आ गया, प्लस करने के बाद ये हो गया 5, और देखो ये पूरा 0 बन जाएगा, 0 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा। 20 और 4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाता है, 80 आ गया। अब 80 को 5 से डिवाइड करो, तो कितना आ गया, 5 से डिवाइड करोगे, 5 का टेबल 16 तक पढ़ोगे तो 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, तो वो भी मालूम कर लो आप। कैसे करोगे y कोऑर्डिनेट्स, आपको y का मालूम है, सेम फार्मूला लिख देता हूँ मैं। क्या फार्मूला है भाई, m y2 n y1 अपॉन m + n, ये फार्मूला होता है, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा गौर करना, y2 कितना है हमारे पास, y2 यहाँ पे 20 है, और y1 कितना है, 10 है। तो y2 और y1 उतना लिख दो। y2 कितना था हमारे पास, 20 था, तो हमने यहाँ 20 ले लिया। और y1 कितना था हमारे पास, y1 हमारे पास यहाँ पे था 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। ठीक है, 10 हो गया। और m + n की बात करो, तो m + n कितना है हमारे पास कितना है, 1 और 4 है, तो हमने 1 और 4 लिख देना है, 1 and 4। तो m कितना था, 1, और ये कितना था, 4, ये हमने लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ n की वैल्यू की बात हो रही है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, नीचे m + n 1 + 4, समझ में आ गया। y2 की वैल्यू कितनी थी, तो y2 की वैल्यू जो देखो, ये y2 है, y2 की वैल्यू 20 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, y1 की वैल्यू 10 है। वैल्यू पुट करती है, नीचे m + 1 यानी 1 4। देखो यहाँ पे दिया ना, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है, और n की वैल्यू कितनी है, 4 है। समझ में आ गया। अब प्लस कर दो। अब आगे हमको प्लस करना है, तो हम प्लस करते हैं। ये हो गया आपका 5, ये 20 हो गया, ये 4 40 हो गया। ठीक है, ये 60 हो गया,
डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर दो आप तो कितना आ गया 12, तो आपको 12 मिलकर आ गया। अब यहाँ पे लिख दो आप 12, किसका आ गया 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया 12, y की वैल्यू जो आ गई आपकी 12 की वैल्यू आ गई, तो x और y कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपका। कौन सा किसका मिला, इसका, x और y कोऑर्डिनेट्स मिल गया। क्या क्या मिला, 16 और 12 मिल गया। ठीक है, तो x और y कोऑर्डिनेट क्या मिला, 16 मिल गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x हमारे पास कितना है 16 आ गया और y कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, ये आ गया 16 है 12। क्लियर, समझ में आ गया। यानी P वाला सेक्शन हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया, y इक्वल आ गया 12। अब बोला है कि आप फाइंड करने बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो यहाँ पे सेंटेंस बना के आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या है 16 एंड 12 है ना, ये। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 16 12। इतना क्लियर हो गया, तो हमारे को P मिल गया। अब इसके आगे सॉल्व करना है। इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो समझना। तो इसके आगे जो भी है इसी के ऊपर होगा, बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या लेना है, देखो समझना। अगर मैं चाहूँ तो मिड पॉइंट ले सकता हूँ। मिड पॉइंट क्या होता है, देखो अगर P से लेकर B तक जाता हूँ तो इसका मिड पॉइंट क्या है, तो मिड पॉइंट बोलोगे आप, इसका मिड पॉइंट R है। मिड पॉइंट क्या है R, तभी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये देखो टोटल है। तो PB का मिड पॉइंट क्या है R है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ सेग, है ना। किसका मिड पॉइंट है यहाँ पे, आर पीबी का है। किसका है, पीबी का। पीबी का है तो हमने पीबी लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इतना हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसके अंदर एक फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ और सॉल्व करो। जब मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो आपको आर की जो वैल्यू वो मिल जाएगी। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही फार्मूला अपने को लगाने का है। तो क्या है, देखो यहाँ पे बी कितना है 0 20 दिया है और पी कितना है 16 और 12 दिया है। ठीक है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करने का अपने को। ठीक है, 0 16 दिया है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे x4 मालूम करना है। ठीक है, x4 की बात करें हम लोग, ये हो गया हमारा x4। तो x4 निकालना है अपने को, यहाँ पे r वाला पॉइंट निकालना है। अगर हम लोग r वाले की बात करते हैं, ठीक है, r किसका मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, pb का मिड पॉइंट है। क्लियर, तो r वाला निकालना है तो x4 पहले निकालेंगे। तो x4 है ना, यहाँ पे लिखोगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करना है यहाँ पे। तो x4 कितना हो जाएगा, तो x4 क्या करोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ पे x2 तो है नहीं, यहाँ पे किसका है, देखो पॉइंट P का देख रहे हैं, है ना। ये मिड पॉइंट क्या है, P और B का मिड पॉइंट है। P और B का मिड पॉइंट है, दिख रहा है। किसका है मिड पॉइंट, P और B का मिड पॉइंट दिख रहा है आपको। P और B का मिड पॉइंट क्या है, R है। ठीक है, तो P का जो है x क्या हो गया, और यहाँ पे x क्या है, B का x2 कितना है 0 है, और यहाँ पे x कितना है 16 है। तो आप क्या करोगे, 0 और 16 को मिला दो, 0 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 0 और 16 मिला दिए, यहाँ पे x और यहाँ का x। ठीक है, यहाँ का x और यहाँ पे x कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 16 है, दिख रहा है आपको। ये 16 है और यहाँ 0 है। x वाला मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब कितना हो गया 16 डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 8 जा 16 हो गया। तो x4 कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक है, x4 इतना आ गया, 8 आ गया। अब y मालूम करने का है, तो y कैसे मालूम करोगे, तो देखो y मालूम करने का मेथड क्या है, y कैसे मालूम करोगे, तो y वाला ज्वाइन कर दो। यहाँ पे y कितना है 12 है और यहाँ पे y कितना 20, 12 और 20 मिला दो, है ना, दोनों को ज्वाइन कर दो। 12 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सेक्शन फार्मूला याद है आपको कैसे करना है। सेक्शन फार्मूला इस तरह से होता है, x1 अपॉन x2 डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, x वाला सेक्शन जो रहता है उसको मिला देने का, x वाले कोऑर्डिनेट्स को मिलाना रहता है और 2 से डिवाइड करना रहता है।
ठीक है। तो x1 x2 की तरफ मत जाओ, सिर्फ आप इतना ध्यान दो कि x वाला पार्ट आपको ऐड करना है। अब दोनों प्लस कर दिए, कितना आ गया 32 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 16 आ गया। तो y कितना आ गया, y 16 आ गया। ठीक है, तो आपका बच्चों x और y जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिल गए। ठीक है, यहाँ पे y4 था, ठीक है। तो x और y वाला कोऑर्डिनेट्स मिल गया। तो पॉइंट कौन सा था, पॉइंट r। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस बना के लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पॉइंट r इज कितना है 8 and 16 है ना, 8 and 16। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको क्या मालूम करना है, और भी मालूम करना है। ठीक है, तो अगर मैं देखो इसकी बात करता हूँ, अब मेरे पास x4 और y4 आ गया। x4 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 8 और ये आ गया हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, 8 और 16 आ गया। अब अगर r और PR की बात करूं तो PR में मिड पॉइंट क्या है, Q। ये PR है यहां से लेकर यहां तक, इसका मिड पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे इसका मिड पॉइंट Q है। ठीक है, तो Q है मतलब x3 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे लिखो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR। ठीक है, PR का मिड पॉइंट है, तो इस बेस पे क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा x3। तो यहाँ पे आप लिखो x3, आपने लिख दिया x3। तो यहाँ का x4 प्लस होगा, यहाँ का x प्लस होगा, तो दोनों मिला दो, कितना आ जाएगा 8 16 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ का x और यहाँ का x दोनों प्लस कर दो, यहाँ 8 है यहाँ पे 16 है तो हमने प्लस कर दिया। अब कितना हो गया, दोनों मिलाकर 24 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया आपका x3 आ गया आपका निकल के 12 आ गया। तो यहाँ लिख दो आप 12। ठीक है, ये आ गया आपका 12 x3। जिस तरह से x3 आ गया इसी तरह आप y3 मालूम कर लो। तो y3 अगर मालूम करना है तो कैसे सॉल्व करोगे आप, अब y वाला पार्ट जो है, ठीक है, 16 को प्लस कर दो किससे, 12 से। 16 को 12 से प्लस कर दो, 16 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस कर दिए, कितना आ जाएगा देखो ना, 12 और 16 8 28 डिवाइड बाय 2। तो y3 कितना आ गया आपका, y3 निकल के आ गया 14। y3 कितना आ गया 14। ठीक है, x3 आ गया y3। इसके आगे आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाया है ना। क्या सेंटेंस बनाया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R था, तो यहाँ पे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स क्या है 12 and 14, तो यहाँ लिखोगे 12 and 14 है, तो आपको 12 and 14 लिखना है। इसका आ गया 12 and 14। ठीक है, इसका भी पॉइंट्स निकल के आ गया। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं, ये लास्ट वाला बचा है x5 y5। ठीक है, अब इसमें मिड पॉइंट क्या है आप देखो ज़रा और समझना। इसमें मिड पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, क्या नज़र आ रहा है, ये आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फिगर बना है इसके अंदर ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट क्या है, S है, तो लिखोगे यहाँ पे S इज मिड पॉइंट ऑफ RB का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद लगाओगे बाय सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे लिख दोगे बाय सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला मैंने नहीं लिखा, यहाँ भी लिख दो आप बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला यहाँ भी इस्तेमाल करना है। सॉरी, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला नहीं आएगा, मिड पॉइंट आएगा ना, मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ये सेक्शन नहीं आएगा, मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल किए हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, फिर से x5 मालूम करना आपको। ठीक है, x5 मालूम करने के लिए क्या करोगे, x2 की वैल्यू और यहाँ पे x4 की वैल्यू को प्लस कर दोगे, यानी x वाले पार्ट को प्लस करना है। ये 0 और यहाँ पे 8 है, 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, इतना आ गया 8 आ गया, 8 डिवाइड बाई 2 कितना बचा 4। तो x5 कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो x5 हमारा 4 आ गया। फिर आगे सॉल्व करना हमको,
आगे फिर से सॉल्व करना है। अब x वाला मालूम पड़ गया, अब y वाला मालूम करना है। तो y के लिए क्या करोगे, यहाँ का y ले लो, कितना है 20 प्लस कितना करना है हमारे को, यहाँ पे देखो 16 करना है। 20 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 करना है। प्लस कर दो, कितना आ गया 36 डिवाइड बाय 2, डिवाइड किए इतना आ गया 18 आ गया। तो वाईफाई कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, आगे आपको सेंटेंस बना के लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, है ना। सेम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस इज 418। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना था, पूरा मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारे यहाँ 4 और 18 आया है, ये 4 आ गया था और ये 18 आ गया था। ठीक है, इस तरह से पूरा बन गया। पिछले का अगर एक स्क्रीनशॉट नहीं लिए होगे तो ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने कंप्लीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से करो, इस पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, इसको अच्छे से समझना और करने का है। आपके ज़्यादातर कॉलेज वगैरह आपके स्कूल में जो है क्वेश्चन जो है सेक्शन फार्मूले से कराया गया, बट मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करा के बता दिया। ठीक है, तो मिड पॉइंट के इस्तेमाल से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और नए क्वेश्चन के साथ। ये आपका प्रॉब्लम सेट जो मैथ्स सेकंड का क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे भी मैथ्स सेकंड का ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला है कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मैथ्स सेकंड में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।